हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बेस लर्नर पे। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में लेमा और एल्गोरिदम इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो पहले देखते हैं लेमा क्या होता है। लेमा का मतलब होता है, एक आसान भाषा में इसको कहें तो कोई ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से प्रूवन है उसका यूज करके हम कोई नया स्टेटमेंट प्रूव करते हैं, उसी को लेमा बोलते हैं। सिंपल। तो अगर मैं लेमा लिखूं क्या है, तो लेमा जो है इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट and use for prove another statement। मतलब लेमा जो होता है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है पहले से, और उसका यूज करके हम नेक्स्ट स्टेटमेंट या कोई नया स्टेटमेंट प्रूव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि एक वेल डिफाइंड सेटअप। एल्गोरिदम मीन्स वेल डिफाइंड सेटअप टू सॉल्व or resolve any problem। तो समझ में आ गया होगा एल्गोरिदम और लेमा में ये डिफरेंस होता है। तो एक्चुअल में डिवीज़न लेमा बोले या एल्गोरिदम बोले तो लेमा बोल रहे हैं, वो लेमा जो है वो पहले से स्टेटमेंट है, उसको यूज करके एक नया स्टेटमेंट बनाया गया और उसको प्रूव कर दिया गया। और जो नया स्टेटमेंट बना वो भी तो कोई स्टेप्स में होगा ना, किसी एक सेटअप में होगा, उसी सेटअप को एल्गोरिदम बोल दिया गया। तो या तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा बोलो या ये जो रिजॉल्व करने का प्रॉब्लम रिजॉल्व करने का जो सेटअप है उसको बोला गया यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। तो आज इसी को अच्छे से हम आसान भाषा में इसी को देखते हैं कि कैसे क्या होता है इसमें। तो मान लो आपके पास एक नंबर है, जैसे एक नंबर मान लेते हैं 7/5 है, ठीक है। एक ऐसा नंबर एक फ्रैक्शनल डिजिट है या फ्रैक्शनल नंबर है। मतलब यहाँ पे 7 को डिवाइड किया जा रहा है 5 से, ये तो बचपन से जानते हैं। तो डिवाइड कैसे करते हैं हम? 5 को डिवाइड करते हैं, अगर 7 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो 5 1 जा 5, यहाँ आ गया 5, इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2, ठीक है। अब ये 2 जो है इससे छोटा हो गया तो इतना डिवाइड करके छोड़ देते थे। तो यहाँ पे जो है 7 डिवाइड हो रहा है 5 से, मतलब जो 5 है अपना वो 7 को डिवाइड कर रहा है, तो इस नंबर को क्या कहेंगे हम? डिवाइजर। जो डिवाइड कर रहा है ये हो गया मेरा डिवाइजर। और यहाँ पे जो 7 है वो डिवाइड हो रहा है 5 से, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा डिविडेंड। मतलब जो डिवाइड हो रहा होता है उसको कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड, ठीक है। ये तो पता चल गया भाई कि कौन डिवाइड कर रहा है और किसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद कुछ आंसर भी तो मिलेगा, रिजल्ट भी तो मिलेगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है ये जो है इसको बोलते हैं कोसेंट। कोसेंट का मतलब शेषफल हिंदी में, वैसे हिंदी में इसको बोलते हैं
भाजक, ये होता है भाज्य, इसको भी मैं बता देता हूँ, ये होता है शेषफल। तो जो शेषफल है जो क्वोशेंट है वो ये हो गया। और जो डिविडेंड है उसमें से कुछ माइनस होके भी बचा, कोई यहाँ पे भी आंसर में रिजल्ट में कुछ नीचे बच गया, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर ठीक है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में क्या होता है, ये होता है मेरा भागफल, मतलब भाग देने के बाद क्या फल मिला भागफल। ये होता है भाज्य, जो भाग हो रहा है। और ये होता है शेषफल, मतलब क्या शेष बचा। और ये होता है भाजक, जो भाग दे रहा है। ठीक है। तो ये समझाने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई नया चीज़ तो है नहीं, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है वो यहाँ पे बात हो रही है। तो हमने डिवाइड किया 5 को 7 से, 5 को 7 से डिवाइड किया तो यहाँ क्वोशेंट बचा, यहाँ पे रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर को देखो ध्यान से डिवाइजर से, मतलब इस नंबर को इस नंबर से कंपेयर करो तो ये हमेशा इससे छोटा ही रहता है, अगर ध्यान दे तो। कैसे, यहाँ पे भी 2 छोटा है 5 से, और भी कोई भी नंबर उठा लो, और क्या क्या मुमकिन हो सकता था यहाँ पे। 5 से ज़्यादा अगर ये 10 होता तो ये पूरा कट जाता, आंसर क्या बचता है 0। अगर मैं 10 लूँ और 10 को डिवाइड करूँ 5 से तो यहाँ आ जाता 0, मतलब 10 पूरी तरीके से डिविजिबल है 5 से। तो यहाँ रिमाइंडर 0 बच गया। क्या अगर मैं यहाँ 11 ले आऊँ, 11 करूँ तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 12 लाऊँ तो 2 बचेगा, 13 लाऊँ तो 3 बचेगा, 14 में 4 बचेगा, 15 में 5 बचेगा, 16 में फिर 1 बचेगा। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो 14 को डिवाइड करोगे तो 4 बच जाएगा, 15 में 0 क्योंकि 15 फिर डिविजिबल है 5 से, फिर 16 में जाओगे तो 1 बच जाएगा। तो कहने का मतलब ये कभी भी जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं, जो रिमाइंडर है वो हमेशा छोटा होगा, मतलब रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा डिवाइज़र से। तो मैं अगर इसको लिखूं तो इस तरीके से कि हमेशा डिवाइज़र जो होगा वो बड़ा होगा किससे, रिमाइंडर से। इस तरीके से देख लो, या फिर डिवाइज़र मतलब रिमाइंडर इधर से ऐसे लिख दो, रिमाइंडर छोटा होगा डिवाइज़र से। बात वही मैंने पलट के लिख दिया। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से पता चल रहा है, जो पहले से हमें पता था। ठीक है, एक ये देख लिया। बचपन में एक चीज़ और करते थे हम, एक चीज़ करते थे, जो हमारा डिविडेंड है उसको चेक करते थे आंसर। क्या करते थे फिर आंसर में चेक करने के लिए, ये जो मेरा डिवाइज़र है उसको क्वोशेंट से मल्टीप्लाई कर देते थे और इसको प्लस कर देते थे रिमाइंडर से, तो हमारा ये आ जाता था डिवाइज़र। तो मेन मुद्दे की बात ये है यहाँ पे। अब क्या करते थे हम बचपन में, वो यहाँ बहुत काम आने वाला है, एल्गोरिदम। क्या करते थे हम, कोई भी, जैसे यहाँ पे मेरा डिविडेंड जो है, मतलब 7 डिवाइड हो रहा है किससे, 5 से। ठीक है, 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्वोशेंट कितना आ रहा है 1।
और उसमें प्लस कर दो रिमाइंडर, तो मेरा ये वाला डिजिट आ जाएगा 7। तो ये हमें पता है पहले से। तो एक तरीके से एक सेटअप हो गया कि, और यहाँ पे जो ये 2 है रिमाइंडर वो 5 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये सब चीज़ें जितने भी हमने अभी पढ़ा ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, मतलब पहले से हमें पता है, ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। मतलब जो डिवीज़न मेथड है कैसे डिवाइड होता है, इसमें डिवाइड करके हम ऐसे चेक भी करते थे आंसर कि जो डिवाइज़र है उसको मल्टीप्लाई कर दो कोसेंट से, अब +2 कर दो, मतलब यहाँ पे 2 है इसलिए मैंने 2 बोल दिया, मतलब प्लस रिमाइंडर कर दो तो आपका डिविडेंड आ जाता था। एक चीज़ और पढ़ते थे हम, ये जो फ्रैक्शन है इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते थे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है तो यही चीज़ है वो भी। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखते थे हम, यहाँ लिखते थे, इसी चीज़ को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन करने के लिए हम क्या करते थे, इसको इससे डिवाइड करते थे, ठीक है। और जो हमारा रिमाइंडर होता था उसको यहाँ लिखते थे, कोसेंट को यहाँ लिखते थे, और बटे में जो हमारा डिवाइज़र है उसी को लिखते थे। तो यहाँ पे उसको भी ऐसे ही चेक करते थे, 5 को मल्टीप्लाई करते थे 2 से, तो जो हमारा ये फ्रैक्शन है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते थे हम, सेम यही डिवाइड करते थे। डिवाइड करने के बाद जो हमारा कोसेंट आता था उसको लिखते थे टॉप में, यहाँ पे, और बटे में जो हमारा डिवाइज़र है वो तो रहता ही था, और जो हमारा रिमाइंडर आता था वो ऊपर लिखते थे। तो चेक कैसे करते थे, 5 को मल्टीप्लाई करते थे 1 से, +2 कर देते थे, तो हमारा फिर से वाला फ्रैक्शन आ जाता था। कहने का मतलब यहाँ पे भी वही डिवीज़न मेथड अप्लाई होता था जो पहले से हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये एक फ्रैक्शन है उसको हमने होल फ्रैक्शन में बदल दिया। तो इतनी कहानी आप सभी को समझ में आ गई। तो ये कहानी अगर समझ में आ गई तो आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा या एल्गोरिदम आ गया। तो देखते हैं इसका स्टेटमेंट। तो जो अभी हमने डिवीज़न मेथड पढ़ा है पहले से, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जो अभी मैंने दिखाया कि क्या करते थे उसमें, जो हमारा डिविडेंड मतलब जो हमारा कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे अभी मैंने 7/5 लिखा था, तो 7 को डिवाइड करके दिखाया था 5 से, तो मेरा एक कोसेंट आया था और एक रिमाइंडर आया था, रिमाइंडर 2 आया था। तो मैंने क्या बोला था यहाँ कि जो रिमाइंडर आया वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा ही आएगा। यहाँ आया है छोटा और आएगा भी छोटा है। क्यों आएगा छोटा, इसका कारण भी अभी बताया मैंने। और जो मेरा कोसेंट है वो और डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर जोड़ देंगे तो मेरा डिविडेंड आ जाएगा, ये बताया। तो कहने का मतलब क्या, जो यूक्लिड जी थे हमारे, उन्होंने भी यही जो पहले से प्रूवन स्टेटमेंट है उसी को यूज किया, मतलब जो पहले से करते आ रहे हैं उसी को यूज किया। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी इंटीजर गिवन है a और b, मतलब 2 इंटीजर हैं, एक है a और दूसरा है b, 2 इंटीजर हो गए। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r, कोई यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा q और r सेटिस्फाइंग a = bq + r। मतलब ये जो इक्वेशन है, कहने का मतलब यही है कि अगर मैं ऐसे लिखूं a = b × q + r, where r is greater than or equal to 0 but smaller than
बी, ये बोला है। तो यहाँ पे क्या है, क्या अभी हमने पढ़ा कि जो यहाँ पे इंटीजर है उसके बराबर में ये वाला जो इंटीजर है इसको डिवाइड कर रहा होगा, डिवाइड करके ये वाला जो इंटीजर है वो क्वोशेंट दे रहा होगा, जो क्वोशेंट दे रहा होगा वो वाला इंटीजर है ये। और ये वाला इंटीजर जो है वो इसको इससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर दे रहा है, वो वाला इंटीजर है। तो यहाँ पे अभी देखा हमने जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, बट b से छोटा आएगा, b के इक्वल नहीं आ सकता, b से बड़ा नहीं आ सकता। ये ध्यान देने वाली बात है। मतलब कोई भी इंटीजर है जैसे a, अगर b उसको डिवाइड कर रहा है तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई करेगा और ये यूनिक होगा। किसी भी अलग इंटीजर का लोगे, जैसे मान लो मैंने अभी मैंने लिया था 7/5, तो उसमें क्या आया, ये वाला अगर इंटीजर मेरा a है और ये b है इस स्टेटमेंट के हिसाब से, तो 7 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो क्या आया था, यहाँ आया था 2, 1 टाइम्स में जाएगा। तो 7 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 5 × 1 + 2, मतलब a को कैसे लिखा जा सकता है, a ये मेरा हो गया यहाँ पे, ये मेरा हो गया b, ठीक है। जब सॉरी उल्टा लिख दिया, यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया, ये मेरा a है, ये मेरा b है, मतलब b से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए। तो क्या आएगा यहाँ पे, जो a के बराबर आएगा b से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नया इंटीजर आ गया, क्वोशेंट एक नया इंटीजर आ गया, तो मतलब b से मल्टीप्लाई हुआ एक क्वोशेंट आया वो, और प्लस ये मेरा रिमाइंडर बचा था, रिमाइंडर r। और यहाँ पे रिमाइंडर देख लो, रिमाइंडर 5 से छोटा है, मतलब ये जो मेरा b है उससे छोटा है, तो रिमाइंडर छोटा है b से, यहाँ दिख रहा है। तो रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन डिवाइज़र से हमेशा छोटा रहेगा। यही है सिंपल भाषा में यूक्लिड द्वारा दिया गया डिवीज़न लेमा या डिवीज़न एल्गोरिदम। ये कोई टफ चीज़ नहीं है, ये हम पहले से जानते हैं, बस यूक्लिड ने या यूक्लिड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस स्टेटमेंट को, जो हम डिवीज़न मेथड यूज करते आ रहे हैं, उसको एक स्टेटमेंट बना के पेश कर दिया आसान भाषा में। वही है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इसको हम यूज करते हैं HCF निकालने में, आसान भाषा में उसका एल्गोरिदम। तो एक हम देखते हैं एल्गोरिदम HCF निकालने का। तो जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है या एल्गोरिदम है, उसको हम 2 तरीके से यूज करते हैं। एक तो किसी भी नंबर का नेचर को पहचानने में, और एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को खोजने में। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF होता है, वो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करके हमने पहले किया हुआ है, वही वाला मेथड यूज करते हैं। लेकिन ये जो अभी हमने एक स्टेटमेंट बनाया है A = BQ + R, वेयर R इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और B से छोटा, ये वाला यूज करेंगे। और दूसरा किसी भी नंबर का नेचर जानने में, तो नेचर पहले हम देखते हैं नेचर जानने में। जैसे मान लो हमारे पास ऑड नंबर भी होते हैं, इवन नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर जो होते हैं वो कैसे लिखे जा सकते हैं, जैसे मान लो 2 है, 2 का कोई भी मल्टीपल ले लो, 2 का कोई मल्टीपल ले लो, मान लेते हैं Q ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं 2 का मल्टीपल लेता हूँ Q, मतलब ये जो है नंबर 2 से डिविजिबल है। साफ साफ दिख रहा है, क्यों 2 से क्यों डिविजिबल है। तो क्यों डिविजिबल
इसलिए क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है b, अगर मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ a से तो एक क्वोशेंट आएगा और प्लस रिमाइंडर भी बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्म में इस चीज़ को लिखूँ तो ये 2q है, मतलब ये किसी ना किसी नंबर को डिवाइड करने के बाद आया होगा। वो नंबर मान लेते हैं b, कोई नंबर होगा b इक्वल टू, अगर 2q आ रहा है और रिमाइंडर 0, मतलब ये जो b है 2 से डिवाइड हुआ होगा, 2 से डिवाइड हुआ होगा ऐसे, 2 डिवाइडेड बाई b। तो 2 से जब डिवाइड होगा तो एक क्वोशेंट आएगा और यहाँ पे कोई संख्या आएगा माइनस होके 0, मतलब 0 रिमाइंडर आया। जब 0 रिमाइंडर कब आएगा? जब यहाँ पे सेम नंबर आ जाएंगे, सेम, मतलब ये 2 के पहाड़े में आएगा, तो यहाँ पे सेम नंबर आएगा तभी यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा। जब रिमाइंडर 0 बच रहा है मतलब ये b पूरी तरीके से इससे डिविजिबल हो गया। जब b पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया तो सिंपल सी बात है कि ये जो 2q है ये इवन नंबर है। और क्यों इवन नंबर? क्योंकि रिमाइंडर 0 आया। अब मान लेते हैं 2q प्लस 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब 2q प्लस 1 का मतलब, अब ये मान लेते हैं एक नंबर अब c हो गया। अगर मैं c को डिवाइड करूं 2 से तो क्वोशेंट आएगा और कोई भी यहाँ पे नंबर x आ जाएगा और यहाँ एक रिमाइंडर बच गया 1। मतलब एक रिमाइंडर बचते ही ये पता चल गया कि जब अब ये वाला जो नंबर है c, इसको लिखा जा सकता है 2q प्लस 1 में, मतलब रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। कभी भी c को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। तो 1 बचने का मतलब क्या हो गया कि ये वाला नंबर तो डिविजिबल है, प्लस 1 भी है रिमाइंडर। अब यहाँ पे 2q डायरेक्ट डिविजिबल था क्योंकि रिमाइंडर 0 बच रहा था, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन अगर सही से देखना है तो ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लो 4 है, 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, आंसर कितना बचा 0। मतलब मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 प्लस 0, मतलब रिमाइंडर जब 0 बचा तो मेरा जो नंबर है वो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, मतलब इवन है। अगर मैं वही 5 लूँ, ठीक है, तो ये आएगा 5 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1, मतलब रिमाइंडर 1 बचा, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब इसी तरह 6, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 0, कट गया, मतलब रिमाइंडर 0 बचा। अगर मैं 7 लूँ तो 2 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है। तो ध्यान दे देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है, या तो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, या 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, या 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो r है, कोई भी संख्या अगर मैं यूक्लिड डिविजन लेमा को यूज करके उसका नेचर बताना चाहूँ और वहाँ पे इस फॉर्म में अगर लिखा है 2q या 2q प्लस 1, तो मतलब ये इवन है, ये ऑड है। क्योंकि दुनिया का कोई भी संख्या हो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑड इवन। 2q प्लस 0, मतलब अभी हमने देखा कि रिमाइंडर 0 जहाँ जहाँ आ रहा है वो नंबर 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, मतलब वो नंबर इवन है। और जहाँ पे 1 आ रहा है वो नंबर ऑड है। तो इस तरीके से हम इन नंबरों को प्रूव कर सकते हैं कि वो ऑड है कि इवन है। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसमें लिखा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1, मतलब इस फॉर्म में 4q प्लस 1 या इस फॉर्म में 4q प्लस 3,
मतलब कोई भी जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर क्यू इज सम इंटीजर, क्यू कोई भी इंटीजर है। इंटीजर है मतलब समझ गए, इंटीजर वाली क्लास मैं पीछे ले चुका हूँ, अगर आपको इंटीजर के बारे में जानना है तो वो जाके क्लास देख लीजिए। तो यहाँ पे इंटीजर के कोई भी इंटीजर है क्यू, तो देखो ध्यान से, अभी जस्ट पीछे वाला एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे क्या है 4q + 1, एकदम आसान भाषा में 4 इंटू क्यू है प्लस 1 है, ठीक है। तो अभी पढ़ा था हमने b.q + r, ये r था, r जो है 0 से बड़ा और इक्वल हो सकता है, लेकिन छोटा होगा किससे, b से, मतलब इस b से, ठीक है। तो यहाँ पे b क्या है 4 है और r जो है वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो r है वो क्या क्या हो सकता है, अगर मेरा b 4 है, ठीक है, तो r क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है क्योंकि 0 के इक्वल है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता। 0 1 2 3 तक तो हो सकता है ना, क्योंकि ये वाला तो कंडीशन अप्लाई हो रहा है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अगर b मेरा 4 है तो, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये करना है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है या इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहाँ पे जो b है वो 4 है, मतलब जो नंबर डिवाइड हो रहा है और जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र हमेशा ये वाला नंबर होता है और डिवाइड हो के जो आता है कोसेंट वो ये होता है और रिमाइंडर ये होता है। तो यहाँ पे जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, 4 से, ठीक है। ये तो दिख रहा है क्योंकि मेरा डिवाइजर 4 है। मान लो कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है या कोई भी इंटीजर है, मान लो a है, वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा, सॉरी डिवाइड हो रहा होगा, तभी तो यहाँ पे 4 है डिवाइजर में। तो क्या क्या संभावनाएं हैं ये है, तो जो कोसेंट है कुछ भी आ सकता है q, ठीक है। रिमाइंडर माइनस होके 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ये मैंने बताया रिमाइंडर ये आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे कुछ भी। अब बात यहाँ पे ये है कि 0 कब आएगा, 0 आएगा जब मेरा ये वाला जो डिजिट है वो पूरी तरीके से सेम हो। और कब सेम होगा, जब 4 के जो 4 का पहाड़ा है उसके अंदर 4 के टेबल में ये वाला नंबर आता हो, तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। मतलब ये वाला जो संख्या है कब रिमाइंडर 0 देगा, जब 4 से ये पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4q + 0 कब, जब मेरा नंबर पूरी तरीके से डिविजिबल है, ठीक है। और 4q है उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 × 2q + 0, ठीक है। 0 का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। अब 4q + 1 आ सकता है रिमाइंडर, तो इसको लिख सकते हो 2q + 1। उसी तरह 4q + 2 आ सकता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेके कैसे लिख सकते हैं 2q + 1, ठीक है। अब आता है 4q + 3, इसको कैसे लिख सकते हैं 2q + 2q + 3। तो देखो कहने का मतलब यही है कि 4q को मैं लिख सकता हूँ 2q × 2q,
4q प्लस 1 को लिख सकता हूँ 2q इंटू 2q प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये 2 का मल्टीपल है, जो 2 का मल्टीपल होता है वो क्या होता है E1, तो ये E1 है, ठीक है, ये हो गया मेरा E1। और 2q प्लस 1, अब यहाँ पे 2 का मल्टीपल है लेकिन 1 ऐड हो गया, 1 ऐड करते ही वो ऑड हो गया, अभी पढ़ा था तो ये हो गया ऑड। और 2q, ये देखो ये 2 का पूरा मल्टीपल है तो ये हो गया E1, ये हो गया मेरा E1। और यहाँ पे 2q का मल्टीपल है लेकिन प्लस में एक ऑड नंबर ऐड है तो ये ऑटोमेटिकली ये ऑड हो गया। तो इसलिए हम देखें ध्यान से तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ऑड आया, ठीक है। उसके अलावा जो 2 नंबर बचे इससे ज़्यादा फॉर्म हो नहीं सकते, क्योंकि रिमाइंडर में चार ही तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि रिमाइंडर 4 ही आ सकते हैं, 0 1 2 3, इसके अलावा कोई भी और तरीका नहीं है। अभी पढ़ा था हमने कि जो एल्गोरिदम होता है डिवीज़न लेमा का है वो यूनिक होता है हर किसी डिवीज़न के लिए, तो इस डिवीज़न के लिए यही यूनिक है, इतने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकते। एक बार में या तो ये आएगा या ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। अब यहाँ पे क्या प्रूफ हुआ, तो इससे ये प्रूफ हो गया कि कभी भी जब 4 का मल्टीपल हो किसी भी इंटीजर में और उसमें 1 और 3 ऐड हो तो ऑटोमेटिकली वो ऑड हो गया। तो हैंस प्रूव हो गया कि मैं किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 4q के मल्टीपल में, मतलब 4 के मल्टीपल में प्लस 1 या 3 करके, क्योंकि मैंने यहाँ पे देख लिया कि जब 4q प्लस 1 लिखा तो मेरा ऑड आया, 4q प्लस 3 लिखा तो ऑड आया, लेकिन इसके अलावा इवन आया। इसलिए हैंस प्रूव्ड कि ये वाला और ये वाला फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का है उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो HCF भी इससे हम निकालते हैं। HCF निकालने का तरीका हमें पता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड पहले से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, जैसे मेरे पास 2 नंबर दिए हुए हैं, 2 डिजिट दिया हुआ है, 144 और 84, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं कौन सा बड़ा है। पहले बात तो मुझे पता है कि वो जो 144 है वो बड़ा है 84 से, ठीक है। मतलब 84 को बाहर लिखना है और अंदर लिखना है 144 को, ठीक है। तो 144, तो 144 कितने टाइम्स में जाएगा ये, अगर मैं 2 टाइम्स करूं तो 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, बड़ा हो जाएगा। तो 1 टाइम में जाएगा तो यहाँ बचेगा 0, ये बच गया 6, ठीक है। अब जो यहाँ पे रूल है, ये जो नंबर यहाँ बाहर था डिवाइजर था, अब वो यहाँ डिवाइडेड बन गया, तो ये जो हो जाएगा यहाँ आ जाएगा, यहाँ आते ही अब 60 टाइम्स 1 टाइम में जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स में हो जाएगा 120, तो 1 टाइम में ये भी जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 4 2 24, फिर से 60 अब यहाँ आ जाएगा, 60 यहाँ आते ही हो गया 2 टाइम्स में 48, ये हो गया यहाँ 2 1, फिर आ गया यहाँ 24 2 टाइम्स में, अब बच गया रिमाइंडर 0, मतलब कट गया पूरी तरीके से, ठीक है। ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड सबने पढ़ा है, ऐसे ही करते हैं हम। ये यहाँ पे HCF निकल गया मेरा। अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि इसको ऐसे लिखते हैं, 144 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो हर एक स्टेप को ऐसे लिखना है। मतलब 144 को लिख सकते हैं हम 84 इंटू 1, रिमाइंडर कितना बचा 60, ठीक है। फिर से अब जो यहाँ पे डिवाइजर था यहाँ आ गया 84 अब कैसे लिख सकते हैं 60 इंटू 1, रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पे रिमाइंडर बचा था 24। अब यह 60 को कैसे लिख सकते हैं 24 इंटू 2
प्लस यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा था 12। अब यहाँ पे 24 इक्वल टू ये आ जाएगा 12 इंटू 2। अब यहाँ कितना बच गया रिमाइंडर 0। मतलब ये स्टेप्स करते आए हम, एक लास्ट स्टेप जो आया वहाँ पे रिमाइंडर बच गया 0। तो रिमाइंडर बचने के बाद हमारे पास मिला 12 इंटू 2। तो जहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया, जो लास्ट वाला स्टेप है वहीं पे हमें HCF मिला। ठीक है, तो HCF क्या मिला, तो HCF मिला 2। तो यहाँ पे हमने सारे स्टेप्स कर लिए, लास्ट के स्टेप में रिमाइंडर 0 बचा, मतलब वहाँ पे एल्गोरिदम ख़त्म हो गया। एल्गोरिदम ख़त्म होने का मतलब यहाँ पे जो 12 है, 12 में पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया लास्ट में। तो यहाँ पे जो हमारा HCF मिलेगा वो जिस इंटीजर ने पूरी तरीके से लास्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब 24 को 12 से डिवाइड करके जो आंसर मिला मेरे को 0, क्योंकि ये 12 से 24 पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो ये एल्गोरिदम है जो डिवीज़न लेमा या इक्वली डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज करके HCF निकालते हैं। ये सिंपल वही वाला स्टेटमेंट है सारा कि ये मेरा अगर A है तो ये मेरा B हो गया, ये मेरा Q हो गया और ये हो गया R। यहाँ पे भी देख लो R हमेशा B से छोटा है। ठीक है, तो R जो है वो हमेशा B से छोटा होता है। 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 भी हो गया। तो यहाँ 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा लेकिन B से छोटा। ये वाला स्टेटमेंट भी साफ साफ पता चल गया कि कैसे काम करता है। इसके बाद तो आगे हम जा ही नहीं सकते क्योंकि रिमाइंडर अब 0 हो चुका है। तो पहले ही बता रखा था, तो इसी स्टेटमेंट या इसी एल्गोरिदम का यूज करके HCF भी निकाला। तो जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम है या यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, उसको यूज करके हम किसी भी नंबर का नेचर बताते हैं। अभी पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया ऑड इवन, और यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को भी खोजते हैं, जो अभी मैंने बताया कि कैसे करना है। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी मेरे जितने भी पीछे वाले वीडियो हैं उनको देखें, फिर इस वीडियो को देखें तो और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से और भी लोगों को हेल्प मिल सके। थैंक यू।